नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिल्ली के नेहरू पार्क से देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज लेकर, हर खबर लेकर आपके लिए हाजिर हैं। तो यहीं से आज हर खबर आपको बताएंगे, आपके शहर की, साथ ही राज्य की और देश के साथ विदेशों की क्या बड़ी हलचल है, सब कुछ आगे आपके सामने होगा। और सबसे पहले खबर उस बात की करते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जी, 3 मौतों के बाद हालांकि जो दिल्ली सरकार है और एनसीडी है उसका एक्शन जारी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और साथ ही संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे में 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शनिवार रात से ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आक्रोशित छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे में मारे गए तीनों छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और हादसे की वजह को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। रविवार दोपहर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए वहां पर तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके गेट के बाहर लगे बोर्ड को काले रंग से पेंट कर दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में रविवार रात तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च जारी रहा। छात्र कोचिंग माफिया को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अब दिल्ली सरकार और एमसीडी की नींद भी टूट गई है। दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में एमसीडी 3 बेसमेंट में ताला लगा चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना के बीच एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी ने करोल बाग के जोन में जो अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे उनको सील किया गया है। 3 बिल्डिंगों को सील किया गया। उस बिल्डिंग में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन उनकी बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वो अवैध रूप से चल रहे थे। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इस वक्त करोबाल के 1B बिल्डिंग में हूं और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहाँ बेसमेंट चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी हादसे को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है और फायर ब्रिगेड सर्विस से बिल्डिंग और बेसमेंट की रिपोर्ट मांगी है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एफआईआर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोचिंग सेंटर का मालिक बिना परमिशन बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था। बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन का कोई डॉक्यूमेंट वो पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका। कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि बेसमेंट में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ पुलिस की अलग अलग टीमें इस हादसे की जांच कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा चीज़ों को। कब मतलब कैसे कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है कि अब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य और नेतृत्व में दिल्ली भाजपा एक प्रचंड प्रदर्शन करेगी और इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि एमसीडी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और दिल्ली सरकार दोषी है। वहीं इस हादसे को राहुल गांधी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स और सिस्टम की असफलता बता चुके हैं।
दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच भी ड्रेनेज सिस्टम और नालों की साफ सफाई को लेकर एक दूसरे पर नाकामियों का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के एलजी के बयान के बाद दिल्ली सरकार के शहरी विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीडियो अटैक किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 28 जून को हुई हाई लेवल मीटिंग का वीडियो जारी कर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा और सरकार की लाचारी जाहिर की। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अपनी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की सियासत फुल फॉर्म में जारी है, लेकिन 3 होनहार छात्र इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है पिछड़ों को साधने की, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चल रहे हैं। और इन सब के बीच सबकी नजर उस बैठक में है कि बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है, और खासतौर पर नजर इस बात पर भी रहने वाली है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। दिल्ली की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पोजीशन फाइनल हो गई। इसमें सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल बैठे नजर आए, जबकि दोनों डिप्टी सीएम पीछे खड़े थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी में चल रही गुटबाजी पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने आपस में मिलजुल कर काम करने और विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए जुटने को कहा है। ये भी कहा गया है कि अनर्गल बयानबाजी न की जाए। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व के दोनों डिप्टी सीएम को दी गई सीट के बाद यूपी में चल रही राजनीतिक खींचतान कुछ हद तक समाप्त होगी और योगी विरोधी ओबीसी नेताओं की लामबंदी पर विराम लग जाएगा। ये तस्वीर आज यूपी बीजेपी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूरी तरह साफ हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने, पार्टी के मंच के साथ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने, लोकसभा चुनाव की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में ही बैटल ग्राउंड तैयार हो गया है। लेकिन अगर केशव मौर्य आज की बैठक में शामिल होते हैं तो सारे कयासों पर विराम लग जाएगा। चूंकि केशव ओबीसी नेता हैं और बीजेपी की इस बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए पिछड़ी जातियों खासकर गैर यादव ओबीसी को साधने की रणनीति पर मंथन होगा। दरअसल ओबीसी वोटर्स ने 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया है। हालांकि 2024 के चुनाव में यूपी में ओबीसी के छिटकने को ही बीजेपी की हार का कारण माना जाता है। इसलिए कार्य समिति की बैठक में ओबीसी नेताओं को अपने अपने स्वजातीय वोटों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां ओबीसी मोर्चा के नेताओं को लगाया जाएगा। सबको उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भेजा जाएगा, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी गैर यादव ओबीसी को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने में जुटी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। यूपी में पीडीए के बाद अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला ब्राह्मण कार्ड चला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए अखिलेश यादव बेहद सधी चाल चल रहे हैं और उनके इस चाल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जोरदार हमला बोला। अखिलेश पर पिछड़ों दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी से 50-50 फॉर्मूले पर सीटों की डिमांड कर रही कांग्रेस ने शिकायत पेटी कार्यक्रम लॉन्च किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये शिकायत पेटी कांग्रेस मुख्यालय में रखी जाएगी। जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है या जो लोग बीजेपी सरकार से प्रताड़ित हैं, वो इसमें शिकायत कर सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी।
बीजेपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान योगी सरकार वित्तीय वर्ष चालू करेगी। उसके लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसे 1 अगस्त को पारित किया जाएगा। इसके अलावा सत्र में 1 दर्जन से अधिक अध्यादेशों को भी पारित कराया जाएगा। वहीं सत्र में विपक्ष का रुख भी आक्रामक होने की पूरी संभावना है। इसलिए मॉनसून सत्र में रणनीति तय करने के लिए सुबह 9:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। समाजवादी पार्टी विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन भी करेगी और नए नेता प्रतिपक्ष के साथ इस सत्र के हंगामेदार रहने की भी उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र के दौरान सरकार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात मौसम की करते हैं। खास तौर पर बारिश के मौसम में 2 पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक तब जब भारी बारिश से तबाही मचती है, लेकिन उसी बारिश की वजह से कुदरत की खूबसूरती भी कई बार देखने को मिलती है। चलिए आपको छत्तीसगढ़ के जगदलपुर लिए चलते हैं, जहाँ के वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा देखकर आपका मन भी गदगद हो जाएगा। देखिए, वाटरफॉल के इस नजारे को जिसने भी देखा दंग रह गया। कुदरत के इस विहंगम छटा को जिसने भी देखा खुशी से झूम उठा। ये दृश्य काफी खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन रोमांच और खतरों से भरपूर है। नक्सलियों के आतंक के बीच वाटरफॉल का ये नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है और अमन के दुश्मनों को चिढ़ा भी रहा है। जी हाँ, यह अद्भुत नजारा नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर का है, जहां भारी बारिश के बाद तीरथगढ़ का जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। इस दौरान वाटरफॉल को देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रकृति की गोद में बसा बस्तर का ये इलाका इन दिनों पर्यटक से गुलजार है और सैलानियों के लिए हॉटस्पॉट बना है। वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तेज बारिश की वजह से तीरथगढ़ जलप्रपात में बहाव काफी तेज हो गया है, जिससे अनहोनी होने की भी संभावना है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। पर्यटकों को वाटरफॉल से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बाढ़ और बारिश का कहर अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं। जी, आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर इस बीच आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये वीडियो हैरान करने वाला है, ये वीडियो परेशान करने वाला है, ये वीडियो सरकार और सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। जी हाँ, गौर से इस वीडियो को देखिए। यहाँ तो उफनती नदी से होकर शव यात्रा गुजर रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शव को कंधा देते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है तो वहीं नदी उफान पर है। नदी पर पुल भी नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों के पास कोई चारा नहीं बचा। शव को घर में रख नहीं सकते। ऐसे में लोग उफनती नदी के बीच राम भरोसे, राम का नाम सत्य है का उद्घोष करते हुए निकल पड़े। पूरा मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर कला का बताया जा रहा है। यहाँ दूर दूर तक विकास नजर नहीं आ रहा है। पुल की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार नेशनल हाईवे को जाम भी कर चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। पुल नहीं होने से कई गांवों के हजारों लोगों को बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आग और पानी के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत बड़ी लापरवाही से आपकी जान पर भी बात आ सकती है, लेकिन कई बार लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सतर्क करेगी। देखिए, छिंदवाड़ा का ये वीडियो डरावना है। ये वीडियो सावधान करने वाला है। अगर लहरों से खिलवाड़ करेंगे तो यही अंजाम होगा। यहाँ तो नदी उफान पर है। पानी का बहाव काफी तेज है। पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है, तो वहीं नदी के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे और सहमे हुए हैं। कोई भी पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तभी 2 युवक जान जोखिम में डालकर बाइक से पुल को पार करने की कोशिश करते हैं और इसका अंजाम ये हुआ कि एक युवक बाइक के साथ नदी में बहने लगा।
हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली। शहर शहर भारी बारिश से जलभराव का मंजर। जलभराव की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। उज्जैन में जोरदार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। उज्जैन में एक दिन में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद सड़कें दरिया बन गईं। निचले इलाकों में तो शिप्रा नदी का पानी घुसने से बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं बारिश से नगर निगम की भी पोल खुल गई है। और देखिए, मध्य प्रदेश में मानसून फुल फॉर्म में। हालात ये है कि नदी नाले उफान पर हैं और दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। जहाँ पानी का प्रहार कटनी में ऐसा है कि वहाँ की सड़कें कट चुकी हैं। हालात दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। यहाँ लहरों का उफान है, नदी और नाले का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये तूफानी सैलाब लोगों को डरा रहा है। नाले पूरी तरह से डबाडब है। तूफानी सैलाब का वीडियो मध्य प्रदेश के कटनी का है, जहां भारी बारिश के बाद इलाके में सैलाब आ गया। जिसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ आने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। भारी बारिश का असर कटनी जिले पर खासा देखा जा रहा है। यहाँ बीते 5 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, सड़कें तक बह गई हैं। कटनी जिले के ढिमरखेड़ा पान उमरिया में सड़क बहने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिसके बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से हुई बर्बादी के चलते सैकड़ों लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पान उमरिया में ऐसे ही एक शिविर बनाया गया है, जहां करीब 600 लोगों के रुकने और खाने पीने और चिकित्सा की सुविधा की गई है। आग की भयानक और खौफनाक लपटें उठ रही हैं। हर तरफ भगदड़ और अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड के जवान आग के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके बावजूद आग फैलती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाएगा। आग से तबाही और बर्बादी की तस्वीर पिंक सिटी जयपुर की है, जहां अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसके पहले पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले चुकी थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। जैसे ही आग की लपटें उठी, फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी, कपूर और ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़क गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसका पता नहीं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार ताबड़तोड़ जारी है। शाहजहांपुर में कुख्यात जिला बदर गैंगस्टर बॉर्डर ब्रदर्स की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। और गैंगस्टर बॉर्डर ब्रदर्स जो है वो कितने कुख्यात है, इनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, कौन कौन से मामले दर्ज हैं, आप भी जानिए। शाहजहांपुर के एसडीएम और सीओ सिटी की मौजूदगी में संपत्ति अटैच का काम चल रहा है। कोई हो हंगामा ना हो, लिहाजा भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। एसडीएम ज्ञानेंद्र नाथ और सीओ सिटी सौम्या पांडे दलबल के साथ सबसे पहले मोहल्ला अलीजई स्थित बॉर्डर ब्रदर्स के घर पहुंचते हैं। फिर शुरू होती है संपत्ति अटैच की प्रक्रिया। घरों के दरवाजों पर नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने केकर गैंगस्टर सुहेल खां उर्फ बॉर्डर और उनके भाई इमरान खां और कामरान खां की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने 3 जुलाई को गैंगस्टर बॉर्डर ब्रदर्स की करोड़ों की संपत्ति देने के आदेश दिए थे। दशकों बाद यूपी सरकार में पहली बार ऐसी कार्रवाई जिले में की गई है, जिसके बाद लोग पुलिस और प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गैंगस्टर सुहेल उर्फ बॉर्डर पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके भाई इमरान और कामरान पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।
अगली खबर मुंबई से आपको बताते हैं, जहां नवी मुंबई में 20 साल की लड़की यशस्वी शिंदे की जो हत्या की गई है उससे सनसनी मच गई और हत्या का आरोप दाऊद शेख नाम के एक शख्स पर है। जी हाँ, और पुलिस की टीम, मुंबई पुलिस की टीम खोजबीन में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दाऊद शेख नाम के इस बेरहम हत्यारे को नवी मुंबई बेसब्री से तलाश रही है। दाऊद शेख ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस बेरहम हत्यारे ने नवी मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे नाम की 20 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया और फरार हो गया। जब यशश्री शिंदे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई। चाकू से गोद कर दाऊद शेख ने यशश्री की हत्या की थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए, पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए। सबसे बुरी हालत उसके चेहरे की थी। पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था ताकि उसकी शिनाख्त न की जा सके। यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया था। वहीं यशश्री के सिर के बाल भी कटे पाए गए और हत्या के 2 दिन बाद जब यशश्री शिंदे की लाश मिली तो उसके शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। ये तकरीबन 20 साल की एक लड़की ड्राइविंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। दाऊद शेख के इस घिनौनी करतूत का पर्दाफाश होने के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी दाऊद की गिरफ्तारी और यशश्री को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो रही है। हालांकि आरोपी दाऊद अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने दाऊद शेख का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि पेशे से ड्राइवर दाऊद साल 2018 से ही यशश्री को टारगेट कर रहा था। तब यशश्री की उम्र 14 साल थी। लड़की के परिजनों ने दाऊद शेख को यशश्री के साथ गलत हरकत करते देख लिया था। तब साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उस समय यशश्री नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। तब दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद वो कर्नाटक चला गया था। लेकिन अब दाऊद शेख ने यशश्री के साथ जो दरिंदगी की उससे सब हैरान हो गए। पुलिस का मानना है कि दाऊद ने यशश्री को पाने के लिए एक जुनून पाल लिया था और 5 साल की प्लानिंग के बाद उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। क्योंकि शुरुआती जांच में एक खुलासा हुआ है कि यशश्री अपनी मौत से पहले दाऊद के संपर्क में थी। ये भी पता चला है कि दाऊद की लोकेशन उरण में दिख रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि दाऊद ने कर्नाटक से उरण आने के बाद यशश्री को बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और भाग गया। फिलहाल पुलिस ने उसकी तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 टीमें तैनात की हैं और जगह जगह पे जो आरोपी की तलाश की जा रही है और कई लोगों को इसमें डिटेन भी किया गया है। तो परिवार को आश्वासन दिया गया है कि हत्या जो करने वाले आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब नवी मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि यशश्री क्यों और कैसे फिर से दाऊद के संपर्क में आई। सवाल ये भी कि आखिरकार दाऊद ने यशश्री की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। पुलिस के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि आखिर दाऊद को यशश्री से इतनी नफरत क्यों हो गई कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। और अब वक्त तो चला अगले सेगमेंट का, जिसमें कम वक्त से ज्यादा खबरें होंगी बिल्कुल झटपट अंदाज में। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं देश के वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। बड़ी खबर त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर अगरतला रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। रेलवे स्टेशन से 23 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की तैयारी में थे बांग्लादेशी नागरिकों के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगरतला रेलवे स्टेशन पर ये एक्शन लिया गया, जहां बताया जा रहा है खबर मिली 23 बांग्लादेशी नागरिक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए कैसे घुसपैठ ये करने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की तैयारी में थे। फर्जी दस्तावेज भी इन्होंने तैयार कर रखे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब 3 दिन की पुलिस हिरासत में इन्हें भेज दिया है।
तो त्रिपुरा के अगरतला से ये बड़ी खबर आपको बताने के बाद चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं मुंबई एयरपोर्ट की खबर, जहां कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और जहां 20 किलो 18 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है। साथ ही 5 किलो गांजा और विदेशी करेंसी भी बरामद की गई, जिसकी भारतीय मुद्रा में वैल्यू 96 लाख रुपए है। जी हाँ, बरामद किए गए गोल्ड की कीमत 13 करोड़ 11 लाख रुपए है और इस मामले में एयरपोर्ट कस्टम ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी खबर मुंबई एयरपोर्ट से, जहां पर कस्टम विभाग का ये एक्शन देखने को मिला। 20 किलो 18 ग्राम गोल्ड बरामद और 5 किलो गांजा और विदेशी करेंसी भी बरामद की। बरामद किए गए गोल्ड की कीमत 13 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। तो एक बार फिर से कस्टम विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है और इन लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 5 किलो बताया जा रहा है गांजा और साथ ही विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। तो 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। अंतरिम जमानत की याचिका पर भी फैसला आने वाला है। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी की टीम कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राजधानी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी और आज का दिन अहम है, जब अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला आएगा।